पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु पांचों राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव के किया जा चुका है और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार 6 चरण में चुनाव हुआ था, इस बार 8 फेजेस में चुनाव होगा। 1 महीने तक ये चुनाव चलेगा, आपको हम बता दें। और एक बार एक नजर हम डालना चाहते हैं एक फिर से पश्चिम बंगाल के चुनाव के शेड्यूल पर। तो ये आपके सामने है किस जिले में किस तारीख को चुनाव है। हावड़ा पार्ट 1, हुगली पार्ट 1, साउथ 24 परगना पार्ट 2 में 6 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। 6 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा। और इसके अलावा हावड़ा पार्ट 2, हुगली पार्ट 2, साउथ 24 परगना पार्ट 3 और अलीपुरद्वार यहां पर 10 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। अगला चरण जो है उसकी तारीख और कौन कौन से जिले वो बता दें आपको। नॉर्थ परगना पार्ट 1, पूर्वी बर्धमान पार्ट 1, कालिम्पोंग, नादिया पार्ट 1, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी यहां पर 17 अप्रैल को वोट डाला जाएगा। और इसके अलावा नॉर्थ परगना पार्ट 2, नादिया पार्ट 2, पूर्वी बर्धमान पार्ट 2, उत्तरी दिनाजपुर में 22 अप्रैल को वोटिंग होगी पश्चिम बंगाल में। तो अलग अलग चरणों में किस हिस्से में वोटिंग होनी है वो तारीख के साथ आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख सकते हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के हमारे व्यूअर्स और वोटर्स। और 26 अप्रैल को मालदा पार्ट 1, मुर्शिदाबाद पार्ट 1, पश्चिमी बर्धमान, कोलकाता दक्षिण और दक्षिण दिनाजपुर यहां पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। और मालदा पार्ट 2, मुर्शिदाबाद पार्ट 2, बीरभूम और कोलकाता उत्तर में यहां 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो यह शेड्यूल है बंगाल में वोटिंग का। मालदा पार्ट 1, मुर्शिदाबाद पार्ट 1, पश्चिम बर्धमान, दक्षिण दिनाजपुर, कोलकाता दक्षिण 26 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी। और कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी वो इस वक्त कुछ कह रहे हैं। निर्भीक होकर मतदान कर सके, उनकी बात आपको हम पूरी सुनाएंगे। लेकिन इस पर रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार शायद ज्यादा लंबा चुनाव करा रहा है चुनाव आयोग। एक बार फिर से सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय को। बढ़ाया जाए क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूँ कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके लिए आप अतिरिक्त बल के साथ साथ वहाँ अतिरिक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वाच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके। तो कैलाश विजयवर्गीय का कहना यह है कि लंबा चुनाव इसलिए ये कराया जा रहा है 8 चरणों की। उनके समझ से लॉजिक ये है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग निर्भीकता के साथ बगैर किसी डर और खौफ के वोट कर सकें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आइए चलते हैं मेहमानों के पास और शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। अभय दुबे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और बिनोय सिंह जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश जी आपसे करना चाहते हैं। इम्तिहान की तारीख आ गई है, नतीजे का दिन है 2 मई और पश्चिम बंगाल में आपके दल की कैसी तैयारी है इसका पता चल जाएगा हमें। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल ने पिछले 7 दशकों से 3 प्रयोग किए हैं। पहला प्रयोग कांग्रेस पार्टी का था जो सिद्धार्थ शंकर रे के गवर्नर रहते हुए लगभग समाप्त हो गया। दूसरा प्रयोग उसके बाद ज्योति बासु जी के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ। और इन दोनों प्रयोग से निकलकर ममता बनर्जी का प्रयोग हुआ। तो कांग्रेस, माकापा और ममता तीनों के प्रयोग के बाद जो पश्चिम बंगाल में हमने 2 चीज़ देखी। एक तो राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिहादी राजनीति, जिसमें कांग्रेस, ममता और माकापा एक ही तराजू पर बैठे हुए हैं। हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। हिंसा के तांडव नृत्य जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में होता था, जैसे सिद्धार्थ शंकर राय ने गवर्नर रहते हुए पश्चिम बंगाल में किया कांग्रेस की तरफ से, उसी तरह से आज ममता बनर्जी कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल की साहित्य, संस्कृति, कला, जिसके कारण बंगाल जाना जाता था, उद्योग धंधों जैसे जूट का उद्योग, ऐसे उद्योग धंधों कर जाता था, उसका पतन हुआ। उसके पास एकमात्र विकल्प है और विकल्प के साथ साथ 2 लहर है। मैं कह रहा हूं जैसे डबल इंजन होता था ना, बिहार में कहा गया, तो बंगाल में 2 लहर है। एक तो भगवा लहर है जो लगातार चल रहा है, दिनों दिन मजबूत हो रहा है। दूसरा मोदी लहर है। बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास के साथ
मतदान इसलिए करेगी कि यही नेतृत्व पश्चिम बंगाल को, ढहते हुए बंगाल को बचाएगी। तो कांग्रेस माकपा और ममता की जगह बंगाल के असेंबली में नहीं, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है। जनता पूरी तरह से स्वीकार करेगी। ये दोनों लहर ममता के लिए सुनामी की तरह है, टीएमसी ध्वस्त होने वाला है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी यह नहीं समझ पा रही है कि वह किसके पूछ पकड़े, ममता का पकड़े या माकपा का पकड़े। तो कांग्रेस पार्टी न 3 में है न 13 में है जी। ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए हर तरह का अतिक्रम कर रही हैं। और तीसरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जो ममता के साथ प्रतिद्वंदिता कर रही है। कितना मुसलमान, देखिए आपने कांग्रेस को न 3 में 13 में बताया, लेकिन फिर भी आपने अपने सारे उदाहरणों की शुरुआत और पश्चिम बंगाल के हालात का विवरण आपने कांग्रेस पार्टी के शासन से शुरू किया। इसलिए मैं अब जाना चाहता हूं अभय दुबे जी के पास। पहले तो आप इस पर अगर जवाब देना चाहें, आप 3 में न 13 में बता रहे हैं बंगाल में। देखिए ये कहां खड़े हैं, पहले मैं उस पर भी प्रकाश डाल देता हूं। मैं सभी 18 करोड़ 68 लाख मतदाता 5 राज्यों के जो इन प्रदेशों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करेंगे, उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। एक बार देखना तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी को उनका परफॉर्मेंस। पहले तो एक लाइन में परिणाम समझ लीजिए। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला में सुपड़ा साफ, असम में हाफ और वेस्ट बंगाल में जनता नहीं करेगी माफ। क्या परिणाम थे साहब, एक बार झांका आपने? तमिलनाडु में 234 सीट लड़े थे, 0 भारतीय जनता पार्टी। वेस्ट बंगाल में 291 लड़े थे, सिर्फ 3 सीटें। पुदुचेरी में 30 लड़े थे, 0। केरला में 98 लड़े थे, सिर्फ 1 सीट। असम में आई थी आपको 60 सीटें, लेकिन इस बार असम में हाफ होने वाली है। मुझे एक बार तो बताइए एजेंडा क्या है आपका? आपने इतना बड़ा व्याख्यान दे दिया, एक बार झांका है अपने काम में? कभी फुर्सत मिले तो झांकना इनके किरदार और काम में। कभी इनके भाषणों और आश्वासनों से ये नजर आते नहीं हैं लोग। ये बड़ी बड़ी बातें करके गए थे प्रधानमंत्री जी, कहाँ क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी नेशनल हाईवे NH के 14 प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, 840 करोड़। वेस्ट बंगाल के भारत माला के 19 प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ आप बताइए? आप असम गए, असम में कहा कामाख्या का रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल स्तर का होगा। क्या हुआ साहब? हुआ। ब्रह्मपुत्र के किनारे हम नेशनल हाईवे बना देंगे। अभी लोकसभा में जवाब दिया कि वो DPR तक उसकी तैयार नहीं है। जिस द्वीप पर आप प्रधानमंत्री जी भाषण देकर आए थे असम के 2016 में कि बड़ा ब्रिज बना देंगे, अभी 3 दिन पहले उसका भूमि पूजन किया है। ठीक है। आप बिहार गए थे, वहां 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। जम्मू कश्मीर गए, 85,000 करोड़ का पैकेज। तो वो वास्तविकता के धरातल पर कब आएंगे? सच्चाई जान गया है पूरा देश। 13 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त विदाई ले रहे हैं और 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की विदाई इस हिंदुस्तान से प्रारंभ होने वाली। आज जब हम बहस कर रहे हैं तो 8 करोड़ छोटे व्यापारी हड़ताल पर हैं मोदी सरकार की इन अराजक नीतियों के खिलाफ। किसान सड़कों पर है। अभय जी, विषय बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम किसी भी एक विषय पर बहुत फोकस से बात नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि अभी हमने बंगाल पे बात शुरू की है, बंगाल पे रहते हैं क्योंकि हमारे तीसरे मेहमान भी तृणमूल से ही हैं, तो वो तो बंगाल पर ही बोलेंगे। तो बंगाल की इस वक्त की स्थिति ये है, अगर आप विधानसभा चुनाव से लेकर के 2016 के और फिर 2019 का, 2016 का चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी बहुत दिखाती है, याद कराती है, और 2019 के चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी बहुत याद कराती है। तो उसमें एक थीम निकल के दिखती है, बिनोय सिंह जी, ममता बनर्जी अपना होल्ड और अपना वोट प्रतिशत तो बरकरार रख पा रही हैं, लेकिन बीजेपी के उदय को या बीजेपी की ताकत को बढ़ने से नहीं रोक पा रही, और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार के उलटफेर हो जाए। सवाल आपका बहुत ही उत्तम है और सटीक है, लेकिन परिस्थिति यह है कि हर चुनाव में हर जगह एक पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। तो पिछले चुनाव में विपक्ष में विधानसभा में कांग्रेस और माकपा का गठबंधन था, और इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का मुख्य जो प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्ष कहिए वो भारतीय जनता पार्टी है। तो पक्ष हम हैं और प्रतिपक्ष कोई ना कोई तो होगा ही। तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष के रूप में ही इस चुनाव में उसको रह जाना है। बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, उसका कारण क्या है?
भारतीय जनता पार्टी सरकार में आकर के पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कौन सा नया कार्य, कौन सी नई दिशा दिखाएगी, इस प्रकार की जो कोई भी बात आज तक प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नहीं है। और कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, तो त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार है। त्रिपुरा की स्थिति देखिए, दिन पर दिन बर्बाद हो रहा है, दिन पर दिन और जर्जर हो रहा है और समस्याएं बढ़ रहे हैं, वहाँ की जनता की तकलीफें बढ़ रही हैं। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, एनकाउंटर के नाम पर हत्या हो रही है। और मंडियों में, सरकारी मंडियों में जहां पे अनाज की खरीदारी होती है, वहां बिना पैसे दिए भुगतान नहीं होता है। तो तोलेबाजी और टोलबाजी जो कहा जाता है भाजपा के तरफ से, तो भाजपा शासित राज्यों में किसानों की जो अनाज है, किसानों का जो उत्पादन है, उसका जब पैसा जब लेने की जब बात आती है, तो वहां नेताओं को और अधिकारियों को अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो बिनोय सिंह जी देखिए, हम तो चुनाव का विश्लेषण कर सकते हैं, आप लोग तो चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोगों के पास जमीनी समझ ज्यादा है। हमने तो ये देखा है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है बिनोय जी, उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसी पे आरोप लगाए जाते हैं। और बीजेपी इस वक्त आपकी सरकार पर बहुत तेजी से हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी, आपको मेरी आवाज मिल रही है बिनोय जी? बेच करके तोलेबाजी की तो भारतीय जनता पार्टी, आपको आवाज आ रही है बिनोय सिंह जी? इस देश, शायद फोन कट गया उनका, चेक करें। बहरहाल, जो आरोप राकेश सिन्हा जी आप उन पर पश्चिम बंगाल में लगाते हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि आरोप लगाने के अलावा आप आएंगे तो करेंगे क्या, ये नहीं बताते। ग्रामीण सड़क निर्माण में देखिए पश्चिम बंगाल। सौरभ जी, एक हमने बचपन में सुना था कि, और आप भी सुने होंगे, कि किसी को गाय पर लेख लिखने कहा तो गाय पर लेख लिखने नहीं आता था, उसने कहा गाय घास खाती है, घास मैदान में होता और मैदान पर लेख लिख दिया। और अभय जी और तृणमूल के हमारे प्रवक्ता दोनों ने वही आज काम किया है। सवाल बंगाल के चुनाव का है। आप बताइए तो सही, क्या करेंगे ये पूछा है सौरभ जी ने आपसे। आज तृणमूल को, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। तृणमूल कांग्रेस का जो वंशवाद, जो कांग्रेस के वंशवाद, सुन तो लीजिए। मेरे, या तो आप एंकर बन जाइए। आप बोलिए। अच्छा राकेश, अभी ये जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिए, बोलिए राकेश जी। देखिए, कांग्रेस का जो वंशवाद है, जिसको समाप्त करने के लिए देश 7 दशकों से परिश्रम कर रहा है, वह वंशवाद पश्चिम बंगाल में ममता जी के घर में पनप रहा है। अरे तो पहली बात, भतीजे को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बुआ और भतीजा। वंशवादी राजनीति का जो वृक्ष ममता बनर्जी के घर में पनप रहा है। अच्छा एक मिनट सर, एक वो बीच में बोल रहे हैं, मैं एक मिनट जरा कुछ रूल सेट कर लेते हैं चर्चा के। एक मिनट बिनोय जी, आपका फोन कट गया था, आपकी बात हमने पूरी सुनी। सर ये हमारे इस कुरुक्षेत्र की चर्चा का ये फॉर्मेट है, आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए, आपको शिकायत नहीं होगी। आप दूसरे वाले की बात खामोशी से सुन लीजिए, उसके बाद जितना समय उन्होंने लिया उतना समय आप लीजिए और बोलिए, आपको भी कोई नहीं टोकेगा। देखिए सब जगह ऐसे ये एक दूसरे को सब जगह एक दूसरे को टोकने वाली बहस होती है, हम उससे कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुत्र विधायक है, वो परिवार बात ठीक है सर, ये बात जब आपकी अपनी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। लेकिन राकेश जी आप बोलिए, बिनोय जी, राकेश जी की आवाज जाए। देखिए हम तीनों अपनी अपनी बात कहें और जनता फैसला कर लेगी। बिल्कुल। शारदा से लेकर कोयला तक जो घोटाले हुए हैं, उस घोटाले की सरगना तृणमूल कांग्रेस में बैठे, पनपे और पोषित रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में एक स्कैम नहीं हुआ 2014 के बाद, किसी में हिम्मत है तो बता दे 2014 से लेकर 2021 तक नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में किसी मंत्री, किसी सांसद का किसी भी स्कैम से संबंध रहा है। छोटी भी घटना घटी तो उसे पार्टी से, सरकार से रास्ता दिखाने का सुनिश्चित कर दिया गया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली बार पश्चिम बंगाल को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। दूसरी बात, जूट उद्योग सहित बंगाल एक समय उद्योग धंधों का केंद्र था, पोर्ट था, आपने समाप्त कर दिया। हम बंगाल को औद्योगिकरण के रास्ते पर ले जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो बंगाल की स्थिति थी और जिसको उपनिवेशवाद ने, कांग्रेस ने और ममता ने समाप्त किया, उसको जीवित करेंगे। तीसरी बात, बंगाल कला साहित्य संस्कृति के लिए जाना जाता था। बंकिम, स्वामी विवेकानंद होते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस
बंगाल उनकी धरती रही है। तो हम कला साहित्य संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे। जो कहा जाता है बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, हम बंगाल को उसी स्थिति में देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। जो बात उन्होंने पूछा हम क्या करना चाहते हैं, एक बात मैं बता देना चाहता हूं, बंगाल का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो गलत आंकड़े ये दे रहे हैं वो तो मैनिपुलेट करके, हम बंगाल के कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में 14 से 15% करने वाले हैं। एक दूसरा, बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करके सिविल सोसाइटी को पुनर्जीवित करेंगे। जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके ममता बनर्जी जिस तरह से जिहादियों को घुसपैठियों को ला रही है। तीसरा, सीएए और एनआरसी दोनों ही बंगाल में होगा। दुनिया की कोई ताकत सीएए को होने से नहीं रोकेगी। चलिए ठीक है राकेश, चलिए मुझे खुशी, आपने कुछ स्पेसिफिक बातें बताई जिस पर हम बहस कर सकते हैं। राकेश जी, हाँ देखिए, इन्होंने 5-6 बिंदु बताए अभय दुबे। ये करेंगे क्या? भ्रष्टाचार हटाएंगे बोला, औद्योगिकीकरण करेंगे, संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे और तुष्टीकरण बंद करेंगे, सीए एनआरसी लागू करेंगे। स्पेसिफिक बात है, दर्शकों तक पहुंच गई। बिल्कुल, देखिए अब जब करेंगे क्या अपेक्षा रखते हैं तो किया क्या है ये जानना जरूरी है। आज देश में 45 वर्षों के बाद सबसे भीषणतम बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। 68 साल बाद ऐसा हुआ है कि क्रेडिट ग्रोथ इतनी नीचे गिर गई है, औद्योगिक स्थितियां बर्बाद हो गई हिंदुस्तान की। 10 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा के सरकार के प्रोजेक्ट जो स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री मॉनिटर करती वो स्टॉल्ड पड़े, इनको जानना चाहिए। ये सारे पीएसयू इन्होंने सेल पर निकाल दिए। जो औद्योगिकरण की बात कर रहे थे, बदहाली से बर्बादी के हाल में पहुंचा दिया। अरे साहब, सीए की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? क्या कहा था आपने? 1 जनवरी 2020 को यह कानून लागू हो गया। सौरभ जी, आप हतप्रभ रह जाएंगे। एक भी आदमी को ना इसके तहत नागरिकता नहीं मिली जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है। छोड़िए दूसरे देश, पाकिस्तान से आए हुए 600 परिवार तो वापस चले गए, 15,000 परिवार वापस जाने वाले हैं क्योंकि रूल्स तक फ्रेम नहीं किए। ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति करते हैं। एकमात्र राजनीतिक इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी गए थे बंगाल, उन्होंने कहा कि ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से नहीं कर पाए हम। सुनिए ना, अरे सौरभ जी क्या बात करते हैं? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 से जो नागरिकता दी जा रही थी वो भी रुक गई और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुजरात राजकोट का इंस्पेक्शन किया और यह कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जब पावर डेलीगेट कर दिए थे गुजरात सरकार को, तब भी 350 परिवारों को नागरिकता नहीं दी और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तो सिर्फ बंटवारा चाहते हैं हिंदुस्तान। अच्छा, तो फिर अभय दुबे जी, फिर आप बंगाल में ये बात इनके साथ जाकर के क्यों नहीं कहते? और सुनिए, नहीं एक सेकंड, इसी विषय पर रहता हूं पहले। ये फिर तो आपको बंगाल में इनके साथ नारा लगाना चाहिए कि हम सीए एनआरसी लाएंगे, ये जीते तो ये लाएंगे, आप जीते तो आप कहिए आप लाएंगे। आप क्या बात करते हैं? हमारा इनका इंटेंशन मेलाफाइड है। ये सिर्फ बंटवारा चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के लोगों को एक साथ रखना चाहती है। जो जनता तय करती वो कानून बनाते हैं। ये तो किसानों तक को रोंद दिया इन्होंने। झूठा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया, जबकि सूचना के अधिकार में 11 और 15 दिसंबर को जवाब दिया कि कोई कंसल्टेशन हुआ ही नहीं। मैं आखिरी बात बताता हूं, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने अधिकृत रूप से अपने घोषणा पत्र में स्थानीय निकाय के चुनाव के बंगाल के घोषणा पत्र में बांग्लादेश की हिंसा का चित्र लगाया। ये जहां भी राज्य में जाते हैं वो बंटवारा पैदा करते हैं और चुनाव जीतने की धृष्टता करते हैं। अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। बंगाल माफ नहीं करने वाला है आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का नाम तक नहीं लेते आप। क्या परिस्थितियां है? मैं तो हतप्रभ हूं, कई दिनों से देख रहा हूं। बंकिम चंद्र चटर्जी के घर चले गए आप, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की पूजा करने में लगे। क्यों नहीं लेते श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का नाम? इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपने कोई ऐतिहासिक प्रमाण आपके पास नहीं है जो आपके नेताओं ने कोई योगदान दिया हो। वो तामलुक की डिस्ट्रिक्ट में जब मातंगी हाजरा वंदे मातरम का उद्घोष करके गोलियां खा रही थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में बंगाल की असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर रहे थे कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलना कैसे है। इसलिए आप नाम नहीं लेना चाहते। इतिहास में आपने कुछ नहीं किया और भविष्य भी माफ नहीं करेगा। अच्छा, ये आरोप दरअसल बीजेपी पर अब इस वक्त लगातार लग रहा है। एक जवाब आप राकेश जी आप दे दें, फिर मैं आता हूं विनय जी आपके पास। एक तो आपके पास अपने कोई इतिहास पुरुष नहीं है जैसा इन्होंने अभी बताया बंगाल में, और दूसरा बंगाल में आपके पास अभी अपना कोई नेता नहीं है, इसलिए सारे नेता आप तृणमूल कांग्रेस से ले आए। देखिए, 3 और सौरभ जी वो कहते थे भाग मुकुल भाग। एक मिनट सौरभ जी, 10 सेकंड दीजिए सिर्फ।
एक 10 सेकंड दीजिए। अच्छा फिर ठीक। एक बोलिए, 10 सेकंड। बोलिए। आप तो कहते थे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, वो मुकुल राय आपके साथ आ गया। वो हेमंत बिस्वा शर्मा जिसको कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 20 लाख रुपए शारदा स्कैम के उसके अकाउंट में आते हैं, आपकी पार्टी में शामिल कर दिया तो सब पाक साफ हो गए। अच्छा चलिए अब जरा जवाब ले लो, बोलिए राकेश जी। देखिए, मैं नहीं चाहता था कि राहुल गांधी जी को इस बीच में लाऊं, वो एक बड़े सम्मानित नेता हैं, लेकिन अभय दुबे जी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की उस बात को याद दिला दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा तो अपने सुप्रीम नेता के पास असम की याचना करने गए थे और वो अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा से बात नहीं किए। देश इस बात को जानता है वो क्या थे क्या नहीं थे, आपका नेतृत्व कैसा है, यह शायद संसदीय जनतंत्र में दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी होगी। और सिंधिया साहब सोनिया जी से मिलने जा रहे थे, उनसे मिलने का समय नहीं था, वो तो आपके प्रदेश थे, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात याद दिला दी, जब मैं भूल गया, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मुझे नहीं भूलना चाहिए था। पश्चिम बंगाल में 10 लाख किसानों के अकाउंट में वह पैसा नहीं पहुंचा जो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के अकाउंट में पहुंचा। कांग्रेस पार्टी राजनीति ना करे, किसानों के साथ राजनीति ना करे, कम से कम इस बात के लिए तो ममता बनर्जी की आलोचना कीजिए। चाहे सत्ता में मनमोहन सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, अभय दुबे जी कल आप प्रधानमंत्री बन जाइए। सवाल किसानों के जहां पेट का है, किसानों के अस्तित्व का, सम्मान का है, वहां राजनीति मत कीजिए। वहां जो भी सरकार हो उसकी आलोचना कीजिए जो किसानों के अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंचने दे रही है। दूसरी बात, आप तो राजकोट के 300-350 हिंदुओं के लिए रो रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा स्टैंडिंग कमेटी को कोट कर रहे हैं। सीएए क्या कहता है? आप शाहीन बाग में राहुल गांधी सहित जो शाहीन बाग में हिंदुस्तान में अराजकता फैला रहे थे, सीएए क्या कहता है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्म के लोगों को जिन पर धार्मिक अत्याचार होता है, क्या मुसलमान के साथ वहां धार्मिक अत्याचार होता है? जो होता है उसको हम ले आए, जो लेखिका हैं उनको हम ले आए जिस पर आपको आपत्ति है। अरे कहां लाए? आखिर तस्लीमा नसरीन को लाने पर कांग्रेस पार्टी क्यों डर रही थी? तस्लीमा नसरीन को जब हम एक्सटेंशन देते थे तो कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध करती थी? सवाल होता है इन 6 धर्म के लोगों को ला रहे हैं, आप तो घुसपैठियों के सरदार बने हुए हैं। राहुल गांधी ने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में डिवीजन कर दिया। नहीं राकेश जी, एक बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात सुन लीजिए सौरभ जी, इनका कहना यह है कि सीएए का 1 साल में हुआ क्या? में पहला कोई राजनीतिज्ञ है, वह भी एक ओल्डेस्ट कांग्रेस पार्टी का राजनीतिज्ञ है, जो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में कहता है नॉर्थ इंडिया के लोगों का विवेक, नॉर्थ इंडिया का ज्ञान, नॉर्थ इंडिया के लोगों के दृष्टिकोण साउथ इंडिया की तुलना में कम है। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर सोचता है, बराबर की दृष्टि रखता है। देखिए, इनके सवाल का एक जवाब दीजिए, फिर मैं बिनोय जी के पास जाऊं। इन्होंने कहा 1 साल में सीएए का हुआ क्या? उस कानून की, वो कानून पहुंचा कहां तक है, इंप्लीमेंट कितना हुआ है? देखिए, मैं उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, जब सीएए कानून लागू होना था, आपने देखा कि कोविड का समय आया, ये असामान्य परिस्थिति में इन्हें तो 150 राष्ट्र अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बयान जारी कर रहा है कि भारत ने एक लीड लिया, ये तो उन्हें भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जब कोविड का समय था तो क्या हम सीएए लागू करते? जब सीएए का समय आएगा तो कहेंगे कोविड लागू करो। कांग्रेस के साथ तो है कि कबीरदास के उल्टे वाली है कि जब जो होता है अच्छा, ठीक, बोलते नहीं है। चलिए मैं जरा बिनोय जी के पास जाता हूं, क्योंकि अच्छा एक बात राकेश सिन्हा जी ने 2 बार कही, 2 बार इन्होंने कही कि धार्मिक ध्रुवीकरण ममता बनर्जी कर रही है राज्य के अंदर। ममता बनर्जी की राज्य की नीतियां, उनकी सरकार की नीतियां धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। और यह दिलचस्प बात है कि टीएमसी यही आरोप बीजेपी के ऊपर लगाती है। जब बीजेपी सीएए का सवाल उठाती है या तुष्टीकरण की बात करती है तो कहा जाता है कि यह धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। बिनोय जी, इल्जाम आप पर पलट कर आया इस बार। भाजपा का काम ही है धर्म के आड़ में अपने राजनीति रोटी सेकना, धर्म को बेचकर ही राजनीति करना है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम लोगों ने देखा पिछले दिनों में, पिछले सालों में कि गुजरात में सरदार। एक सेकंड बिनोय साहब, एक सेकंड, एक बड़ी खबर है, मुझे लग रहा था कि ये खबर आएगी। ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तारीखें ऐलान हुई हैं उस पर, और उन्होंने कहा ये बीजेपी के हिसाब से तारीखें तय की गई हैं। ममता बनर्जी कह रही है इलेक्शन कमीशन ने जो 8 फेज में इलेक्शन कराया ये बीजेपी को सूट करता है, इसीलिए कराया। ये आरोप आप समझा सकते हैं बिनोय जी? हाँ सही है। मैंने तो आपके चैनल पे आने से पहले दूसरे जी न्यूज पे था, वहां तो हमने सीधा पलटवार किया। उस समय तक तो हमारी नेत्री का वक्तव्य भी मीडिया में नहीं आया था। मैंने जी न्यूज पे कहा कि यह भाजपा के
तरफ से तय की गई तिथियों को ही निर्वाचन कमीशन ने घोषणा किया है। कारण यह है कि आज के डेट में हमारे देश में जितने भी तंत्र हैं, जो सिस्टम है, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, सीबीआई, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो सारे सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो कहा जाएगा उसी को करना है, अगर नहीं करना है तो उसका ये तो एक आरोप हुआ। मैं आपसे लॉजिक समझना चाहता हूं, इलेक्शन की डेट में आपको ऐसा क्या दिखता है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? पिछले सालों में हमने देखा कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना भव्य प्रतिमा लगाया गया। नहीं, मेरा सवाल, अभी आपने एक बड़ा आरोप लगाया है, आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। बिनोय जी, मुझे बताइए इन तारीखों में ऐसा क्या है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? 2021 में, 19 में, 20 में भारतवर्ष में कर रहे हैं। आपको सवाल सुनाई दे रहा हो तो जवाब दीजिए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तो रोहिंग्या है, तो वहां सीए और वहां से रोहिंग्या को क्यों नहीं भगाया जा रहा है? अब तक मेरा सवाल नहीं पहुंच रहा। लेकिन अभय दुबे जी, आपने भी अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि कब मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर होंगे और फिर बीजेपी विदा होगी। आपने भी इशारों में शायद यही बात कहने की कोशिश की है जो ममता बनर्जी कह रही है। देखिए, मैं एक बड़ा रोचक तथ्य इसके पहले बताता हूं। अब राकेश सिन्हा जी बहुत विद्वान प्रवक्ता और सांसद हैं, विज्ञ हैं। राकेश सिन्हा जी ये प्रधानमंत्री जी को आपदा में अवसर जब किसानों के खिलाफ ढूंढा अध्यादेश लाकर तब नहीं दिखाई दिया? जब मजदूरों के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए और कहा कि इस आपदा के समय को अवसर में तब्दील करना है इस कोविड की महामारी में, तब तो आप कानून बनाते रहे पूंजीपतियों के कहने से, और अब ये कह रहे हैं कि चूंकि कोविड था इसलिए रूल फ्रेम्स नहीं कर पाए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। देखिए, आपने जो अक्षम्य अपराध हिंदुओं के साथ किया है कलकत्ता में और समूचे देश में, मां दुर्गा के पास 9 अस्त्र थे राकेश सिन्हा जी। मां दुर्गा का जो आपने अपमान किया, और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, बिहार भूल गए आप, मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित करने वाले हिंदू भक्तों पर निर्ममता से गोली चलाई और नृशंस हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। मां दुर्गा का जो त्रिशूल है वो भगवान शंकर ने उन्हें दिया था। मां दुर्गा के पास शंख है वो वरुण देव ने दिया था, और मां दुर्गा का धनुष वो पवन देव ने दिया था, जिससे असुरों का संहार मां दुर्गा ने किया, जिससे दैत्यों का संहार त्रिशूल से किया। तो इस असुरी सत्ता का नाश भी होगा। जिस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं को आपने पश्चिम बंगाल से लेकर समूचे हिंदुस्तान में आहत किया है, न सिर्फ इससे किया अपितु सीए के माध्यम से भी किया आपने, क्योंकि रूल फ्रेम नहीं कर सके आप, कोविड था। अभी जी, मेरे एक ऑब्जर्वेशन है, आप अगर उस पर जवाब दें। मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी हुई आपकी बात सुनकर के। ये धार्मिक उदाहरण देकर के देवी देवताओं के नाम लेकर के अपनी बात कहने की परिपाटी कांग्रेस की नहीं है। ये क्या इनकी राजनीति ने मजबूर कर दिया ये सब कहने के लिए आपको? आप किसने कहा आपको? हम अपने धर्म का पालन राजनीति के लाभ लेने के लिए नहीं करते जो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं खुद भी सनातनी हूं, मैं भी पालन करता हूं, लेकिन ये आहत मैं भी हुआ जिस दिन इन्होंने मां दुर्गा का खुले मंच से अपमान किया, और समूचा बंगाल और पूरा हिंदुस्तान हतप्रभ और आहत था कि कैसे लोग। चाहिए तो ये था कि प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त कर देती भारतीय जनता पार्टी, मगर नहीं साहब, इनको उन्हीं लोग, ये तो सिर्फ अवसर तलाशते हैं, ये भारत को बंटवारे के साथ अवसर तलाशते हैं जो हम नहीं करते। हाँ, जहां तक निर्वाचन आयोग का प्रश्न है तो वो सबने देखा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पिछली बार 6 चरणों में थे तो 3 सीटें थी, इस बार 8 चरण कर लिए और भी बदहाल। आप ममता बनर्जी के आरोप का समर्थन करते हैं या उसका खंडन करते हैं? ये तारीखें बीजेपी को खुश करने के लिए की गई हैं? नहीं, देखिए, मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं। पार्टी का एक सामूहिक वक्तव्य होता है, वो पार्टी नेतृत्व तय करता है, उसके बाद ही मैं कोई। चलिए राकेश जी, फिर पहले आप ममता बनर्जी के इस आरोप का ही जवाब दीजिए। मैं इस पर एक टिप्पणी, देखिए, मैं एक बता दूं कि चुनाव आयोग ने पिछले 3-4 चुनावों से एक निष्कर्ष निकाला है कि चुनाव में 3 चीज़ों का जो प्रयोग होता है, धन का, ताकत का
और तीसरा माफिया का। तीनों को रोकने का एकमात्र तरीका है चुनाव को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। टाइम का डिसेंट्रलाइजेशन है, ये कोई ज्योग्राफी का। उस एक फेज में चुनाव होगा तो सीआरपीएफ से और पुलिस काम कर पाएगी, दूसरे फेज में चुनाव होगा तो जो ऑफिसर धांधली करते थे, पुलिस बल की कमी आती थी, वो नहीं होगा। बिहार में 7 चरणों में चुनाव हुआ, यहाँ तक कि लालू यादव की पार्टी या बाकी पार्टियां, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी वहाँ बिहार में थोड़ी मजबूत है, किसी ने आरोप नहीं लगा कि चुनाव आयोग धांधली कर रही है। वस्तुतः इस तरह के चुनाव का स्वागत इसलिए होना चाहिए, बिल्कुल कर रहा था। जनता क्या बात करते राकेश सिन्हा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लेने का रास्ता मिलता है। गलत बात। एक बात मैं कह दूं, आपका तो खैर बात, एक बात मैं कह दूं, अभी अभय जी धर्म की बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। हिंदुआइजेशन ऑफ कांग्रेस यदि हो जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपको क्रॉस पहनना मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस देश में लोग हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख ईसाई, कोई भी धर्म के धर्मावलंबी हो सकते हैं, लेकिन कभी क्रॉस पहन लें और कभी प्रयाग में डुबकी लगा लें, ये दोनों साथ नहीं चल सकता। अरे साहब, आप बरगलाने का काम मत कीजिए। मां दुर्गा को धर्म और आस्था का उपयोग, नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, प्रधानमंत्री के रूप नरेंद्र मोदी जी जाकर डुबकी लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन अपने प्रियंका गांधी जी को समझा दीजिए वो वाड्रा हैं कि गांधी हैं, पहले देश को बता दें। क्रॉस लगाना उनका उचित है कि डुबकी लगाना? दोनों ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डुबकी के पीछे आस्था है या जनता को बरगलाने की साजिश है? प्रियंका गांधी वाड्रा को देश को बताना पड़ेगा कि डुबकी लगाना देश को डुबाने के लिए है या स्वयं को राजनीति में उगाने के लिए है। आप डुबा रहे हैं देश को डुबाना है या आप देश को अपने आप को उगाना है? इस उन्माद में कह रहा है कि मैं राजनीति में आऊंगा। परिणाम बताइए ना। भ्रष्टाचार का नायक मैंने सिलसिलेवार पूछा आपसे, ममता बनर्जी का बिहार से प्रारंभ करिए। चलिए, ये लोग 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब दीजिए। सबसे ज्यादा कंपोनेंट 54,000 करोड़ रुपए का सरफेस ट्रांसपोर्ट था में नहीं है। अरे सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शेप ले पाए। जो मैंने कहा उत्तर दीजिए। प्रियंका गांधी का क्रॉस सत्य है कि डुबकी लगाना सत्य है? आप देश को बताइए। आप बताइए, आपके मां दुर्गा की हत्या करने वालों को कब तक साथ रखेंगे? भक्तों की हत्या करने वालों को कब तक साथ रखेंगे? निष्ठा के साथ मां दुर्गा की अवमानना करने वाले प्रदेश अध्यक्ष को कब दंडित करेंगे? बताइए आप तो उसको वयनाड में जाकर मां दुर्गा का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार का। रहेंगे हम वयनाड से लेकर कुकराझार तक एक राजनीति करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा, अभी आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी का जब हिंदुआइजेशन होता हुआ देखें तो आपको खुशी होती है, आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी को उस राह पर चलना पड़ रहा है। बिनॉय साहब, क्या ममता बनर्जी की सरकार को, ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास है? राकेश जी एक मिनट, दुबे साहब एक मिनट, क्या ममता बनर्जी जी को भी ऐसा अब लगने लगा है, आपकी पार्टी को भी ऐसा लग रहा है कि जो आरोप बीजेपी आप पर चिपकाना चाहती है मुस्लिम तुष्टीकरण का, उसका नुकसान आपको हो रहा है? मुस्लिम अपीसमेंट का नुकसान आपको हो रहा है इस आरोप का? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने कभी नहीं की है। यह तो सिर्फ आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, ताकि बहुसंख्यक वोट को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में ला सके। और रहा सवाल तुष्टीकरण का, तो हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस समुदाय में जो ताश खेलने से सामुदायिक विभाजन हो, धर्म का विभाजन हो, एक जाति से दूसरी जाति का विभाजन हो, यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। इस राजनीति में विश्वास तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी नहीं रखती है। हम लोग सर्वधर्म समन्वय में विश्वास रखते हैं। यह पश्चिम बंगाल की भूमि है, जिस पश्चिम बंगाल की भूमि में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे मंदिर में भी उपासना किए थे और मस्जिद में भी जाकर परमात्मा का उन्होंने उनकी अनुभूति हुई थी, परमात्मा से भी उनका साक्षात हुआ था। तो हम सर्वधर्म समन्वय में विश्वास करते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक समान है, मिलकर रहना है। भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतवर्ष में सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग मिलकर रहेंगे। यही भारतवर्ष की संप्रभुता है। यही भारतवर्ष का जो है सो अपने आप में एक प्रशंसा की विषय है।
उसी को हम बरकरार रखना चाहते हैं और जो बांट कर चलना चाहते जी। हैं, जो पश्चिम बंगाल में सीए के नाम पर रोहिंग्या की आलोचना करते हैं और वही उत्तर प्रदेश में देखिए कोई आलोचना नहीं है। आप लोग भी आलोचना नहीं करते हैं, आप लोग भी प्रश्न नहीं करते हैं कि क्यों भाई उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं पे आप तो बात नहीं करते हैं, वहां सीए को लागू नहीं करते हैं। बिहार में रोहिंग्या है, वहां पर भी आप लोग मीडिया के द्वारा प्रश्न नहीं उछाला जाता है भाजपा को, जो यहाँ आपका क्या कहना है, यहाँ आपने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत दिनों से एनडीए की सरकार है बिहार में, वहां रोहिंग्याओं पे उन्होंने क्या एक्शन किया। देखिए चुनाव तो आपको लड़ना है, आप लोग जब सत्ता में आते हैं तो आप लोग नीतियां बनाते हैं। तो अब आप फिर आप क्लियर कीजिए पहले कि आपकी पार्टी सीएए के खिलाफ क्यों है। आपकी ममता जी कहती है हम सीए नहीं लागू होने देंगे, क्यों, क्या दिक्कत है? अरे सीए आप सौरभ जी समझने की कोशिश कीजिए, सीए क्या लागू करना है, सीए क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लागू होता है? अरे अभी बंगाल में चुनाव है तो आप बंगाल की बात कीजिए ना, आप अपने राज्य की बात कीजिए। मैं प्रश्न करता हूं जब यूपी में चुनाव होगा तो सवाल पूछेंगे उनसे। अभी आप अपने राज्य की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में जो रोहिंग्या है उसके ऊपर कौन सा एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है? अच्छा, तो आप इस बात को मानते हैं कि रोहिंग्या घुसपैठी है, उन पर एक्शन होना चाहिए? क्या बहाना है बिनोय जी, आप रोहिंग्या को घुसपैठिया मानते हैं और उस पर चाहते हैं एक्शन हो? नागरिक है, आप चाहते हैं रोहिंग्या पर एक्शन हो? जब रोहिंग्या पर नहीं, जो भारतवर्ष का नागरिक नहीं है उसको भारतवर्ष में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन असम में और ये बंगाल पे भी लागू होता है? क्या हुआ? क्या ये बंगाल पे लागू होता है? अभी जो आपने बात कही आप बंगाल के लिए भी मानते हैं? उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं को क्यों नहीं वहां आपने अभी जो कहा क्या वो बंगाल के लिए भी मानते हैं? क्योंकि ममता जी नहीं मानती हैं, उन्होंने कहा बंगाल में जो रह रहा है सब यहीं का ही है, कोई घुसपैठिया नहीं है। है तो जो यहाँ के हैं जिनको वोटर कार्ड आधार कार्ड है वो सभी नागरिक हैं। नहीं तो क्या बंगाल में एक भी घुसपैठिया नहीं है? नहीं है घुसपैठिया, नहीं है, खोज कर दिखाइए। अच्छा ठीक है, मैं तो सुनना चाह रहा था आपसे, आपने बता दिया आप क्या सोचते हैं, ठीक है, दर्शकों तक बात पहुंच गई। बिनोय सिंह कह रहे हैं बंगाल में एक भी घुसपैठिया नहीं है तो ढूंढ करके दिखाइए। आपकी पार्टी क्या मानती है अजय जी? उत्तर प्रदेश अभय जी, अभय जी मैं कह रहा हूं कि घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में है। देखिए बहुत अच्छी, सौरभ जी बिहार में है। सौरभ जी आप जानते हैं भाजपा ने क्या किया है? सौरभ जी बोलिए अभय जी। मैं कह रहा हूं कि घुसपैठिया उत्तर प्रदेश और बिहार में है। सौरभ दायित्व के साथ कह रहा हूं। ठीक है बिनोय जी, ठीक है, अब जरा उनको सुनिए। उत्तर दिलवाइए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाया है, जानते हैं आप इस पर सबसे पहली आपत्ति किसने ली थी? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इनको चुप कराइए। बिनोय जी आपकी बात आ गई, बिनोय सिंह जी आपकी बात आ गई, सुन ली हमने, अब जरा आप उनको सुन लीजिए, बोलिए अभय जी। हाँ जी ठीक। सौरभ जी इस पर सबसे कड़ी और बड़ी आपत्ति ली थी हिंदुस्तान की जो आईबी है, जो रॉ है, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सम्मुख उन्होंने अपना पक्ष रखा है इस पर, और उन्होंने कहा है कि हमें संदेह है कि पहचान बदलकर बड़ी संख्या में लोग नागरिकता ले लेंगे। जो डेडलाइन आप बदल रहे हैं दिसंबर 2014 के पहले जो भी आए हुए हैं उनको अगर नागरिकता दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि आइडेंटिफाइड है 33,000 परिवार हैं ऐसा जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं सिर्फ हिंदुस्तान में, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह किया, देश को तो यह बताया कि जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू है उनको देंगे, लेकिन रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द ही निकाल दिया वो जब कानून बनाया। तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल इस पर आपत्ति नहीं ले रहे हैं। जो हिंदुस्तान का है उसे नागरिकता दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सिर्फ अलगाव पैदा करके राज्यों में चुनाव जीतने का छोटा उद्देश्य मत रखिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये छोटे स्तर पर बंटवारा, मैंने देखा कोस्टल कर्नाटका में कैसे आपने उस एरिया स्पेसिफिक में बंटवारा करके चुनाव जीतने की धृष्टता की, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, केरला में जाते हैं तो वही काम आप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना था तो प्रधानमंत्री जी ने शमशान कब्रिस्तान इसका उल्लेख किया, उपलब्धियां हैं नहीं, बताएंगे क्या ये लोग? इसलिए सिर्फ बंटवारे को आधार बनाते हैं। और देश समझ गया है, देश का युवा रोजगार चाहता है, देश का उद्योग अपनी तरक्की के अवसर चाहता है, देश का किसान अपने फसलों के दाम
काम चाहता है। अभी ये कह रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूं, वेस्ट बंगाल में भी किसानों को प्रधानमंत्री का जो 6,000 रुपए सालाना देते मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जो 15-16 का एग्रीकल्चर सेंसस था उसमें 14 करोड़ 65 लाख किसान है प्रधानमंत्री जी, फिर वो 6 करोड़ किसान कौन है जिनको इस योजना से वंचित रखा है? क्या ये सही नहीं है कि आपने 6 सालों में कृषि की लागत मूल्य 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी है किसानों की? आपने 25 रुपए डीजल पर बढ़ा दिया, आपने कीटनाशक से लेकर खाद से लेकर कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा दिया, जिससे 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कीमत फसलों की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। तो एक तरफ 6,000 रुपए दे रहे हैं एक किसान से और 2,60,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किसानों की जेब से निकालना प्रारंभ कर दिया है। तो ये क्या किसान जानता नहीं, देख नहीं रहा है? वो इसीलिए सड़कों पर है आपके खिलाफ। ठीक है राकेश जी। देखिए, वास्तव में क्या है, यदि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उन अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्र को भारत में बोलूँगा तो जिस पर आप बीती वो बताएगा। किसान बता रहा है, जाइए गांव-गांव में किसान के पास जाइए। अभय जी, आप जाइए मध्य प्रदेश के किसानों के पास। मैं 2 बातों को कहना चाहता हूँ। देखिए कितने झूठ बोलते हैं कि कृषि कानून में किसी किसान की जमीन नहीं जाएगी और कहते जमीन छिन जाएगी। कौन सा झूठ बोलता? व्हाइट लाइज और डार्क ट्रूथ इनका क्या है? 2 चीज कांग्रेस का पैमाना है। सीए में किसी भारत के मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी। इन्होंने प्रचार क्या करवाया शाहीन बाग के द्वारा कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अरे पाकिस्तान में आए दिन सिख महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ कि उनकी डिग्निटी पर, उनके सम्मान पर हमला हो रहा है। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। आए दिन का धर्मांतरण किया जा रहा है। अफगानिस्तान में हिंदू सिखों की संख्या 1200 रह गई, जहां लाखों में थे 1200 रह गई। आप उनके अस्तित्व को भी मिटा देना चाहते हैं। यदि हमने उनको नागरिकता देने की बात कही तो कहते रोहिंग्या। अरे रोहिंग्या हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा, एक रोहिंग्या हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे, घुसपैठियों के साथ है या घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के लोगों का विवेक में क्या अंतर है। आपके राहुल गांधी आपकी लाइबिलिटी हो गए। अरे अभय जी, आप तो उन बातों को बोल रहे हैं जिससे मैं तर्क कर रहा हूँ। राहुल गांधी तो कुतर्क करते हैं, इस देश के लोगों का अपमान करते हैं। बंगाल का अपमान एक बार नहीं अनेकों बार किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में गलत धारणा प्रचार करके आप बंगाल में जो भी आपको 1-2 वोट मिलेगा वह नहीं मिल पाएगा। जिस शख्स ने अपनी धरती छोड़कर कश्मीर को आजाद करने गया, कश्मीर को उन उपनिवेशवादियों से जो भारत में रह के कश्मीर को उपनिवेश बनाए हुए थे, अपनी जान दी, बलिदान दिया, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर ऐसी टिप्पणी करते हैं। गलत बात। हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कोई अंतर नहीं है। महापुरुषों की राजनीति और विचार दोनों तभी तक रहता है जब तक जीवित होते हैं। उनकी मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद वे सभी देश की संपत्ति हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, देश उनके साथ होता है। अच्छा ठीक है, अब मैं सर समय क्योंकि कम है, मैं एक सवाल आप तीनों से उसका उत्तर जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो ममता बनर्जी के 10 साल के काम करने का तरीका, एंटी इनकम्बेंसी है, उन पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, कट मनी का सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया जाता है। ये बड़ी थीम है, या भारतीय जनता पार्टी सीए एनआरसी का जिक्र करके क्या वहां पर हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने में कामयाब हो गई है, वो वहां पर चलने जा रहा है? अब तो आप पहले इसका जवाब दीजिए, बंगाल में मुद्दा क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा क्या है और ममता दीदी की दादागिरी क्यों खत्म होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि बंगाल में अगर युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करना है तो कांग्रेस पार्टी को अवसर दीजिए। बंगाल में अगर औद्योगिक निवेश की अवधारणा को चरितार्थ करना है तो कांग्रेस पार्टी को अवसर दीजिए। बंगाल के किसानों को अगर फसल का उचित मुआवजा, उचित लाभ और मूल्य देना है, जैसा हमने पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कानून बनाया कि निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य हम लागू करते हैं, ये बात अलग है। मोदी सरकार उन कानूनों को मान्यता नहीं दे रही है, राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए पड़ा है। वो हम वेस्ट बंगाल में भी किसानों के साथ भी न्याय करेंगे। हम वहां पर दलित और वंचित वर्ग के लोगों को, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय देंगे, ये हम वादा करते हैं। और उज्जवल भविष्य, जैसा हमने इतिहास बंगाल का लिखा था, जब तरक्की की पायदान बंगाल चढ़ रहा था, फिर उसको उस दिशा में अग्रसर। अच्छा ठीक है, मेरे को यही जवाब बाकी दोनों से भी चाहिए। बिनोय जी, ममता जी जीतेंगे जैसा आपका दावा है, किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं?
बुनियाद है। 10 साल में हमने पश्चिम बंगाल में जो काम किया है, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल में जो विकास हुआ है और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का जो विकास करना है, कृषि क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी को की दूरीकरण हो, और भारतीय जनता पार्टी की झूठ से सांप्रदायिकता की आग की चपेट से पश्चिम बंगाल को बचाना हो। आप लोगों ने किसान के ऊपर चर्चा हो रही थी कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए सुविधा को नहीं दिया जा रहा है। शायद यह देश को मालूम नहीं, आप लोगों को भी मालूम नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां जो बटाईदार है, बटाईदार को भी किसानों को जो सुविधाएं दी जा रही है, साल में 6,000, 5,000 से बढ़ाकर 6,000 सालाना दिया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल के प्रत्येक किसान पा रहे हैं। और 18 से 60 वर्ष के अंदर समय कम है, एक बार राकेश जी का जवाब ले ले समय शॉर्ट में। राकेश जी, हालांकि आपने पहले कहा इस वक्त बंगाल में भगवा लहर और मोदी लहर चल रही है, तो ये आपके लिए काफी है सत्ता में आने के लिए? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि इस संवैधानिक व्यवस्था का महत्व क्या होता है। संवैधानिक व्यवस्था सभी प्रकार के पहचान को एक नई पहचान में ढालती है, वो नागरिकता का पहचान है। जब नागरिकता के पहचान को आप खंडित करते हैं तो समाज विभाजित होता है। ममता बनर्जी जी और कांग्रेस और माकपा यही करती रही है, पहचान के आधार पर राजनीति करती रही है। घुसपैठियों को भी पहचान के आधार पर भारत का नागरिक बनाने पर जोर देती रही है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को हिंसा मुक्त, भय मुक्त व्यवस्था पर आधारित शासन की स्थापना करेगी, जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति, जिसके लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है, जिसका नाम अभय जी ले रहे थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, या स्वामी विवेकानंद हो गए, या राजा राम मोहन राय हो गए। बंगाल में तो इतने नाम हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। पूरे भारत को राह दिखाने वाला बंगाल है। उस बंगाल को हम वहाँ की साहित्य, कला, संस्कृति के साथ उद्योग धंधों को स्थापित करेंगे। 2 बातों को हम समाप्त करेंगे। वंशवाद के अमर बेल को बंगाल में हम पनपने नहीं देंगे। जो 10 जनपद का एक इकाई वहां ममता बनर्जी खोल रही है, उसको हम नहीं होने देंगे। डायनेस्टी को परास्त करेंगे और भय मुक्त शासन के लिए जिहादियों का हम राकेश सिन्हा जी, अभय दुबे जी और बिनोय सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आपके मार्फत लोगों को पता चला कि आपकी पार्टी के पास क्या है ऑफर करने के लिए, खास तौर पर बंगाल की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही।